हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज़ यू नो, हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी ख़त्म कर चुके हैं और फिज़िक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब अगर मैं हमारे आज के सेशन की बात करूं तो ये प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स का दूसरा सेशन है। अब एक बात समझिए, जब भी प्रकाश किसी माध्यम से संपर्क में आता है तो उस समय उसमें क्या होता है, कई सारे फिनोमेना जो है देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग वगैरह। अब इसमें से जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हम कवर कर चुके हैं परावर्तन को। अब जो हमारा आज का सेशन है उसमें हम कवर करने वाले हैं अपवर्तन को। अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। अब इस सेशन में हम रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके कारण कौन सी घटनाएं घटती हैं, इसके साथ अपवर्तन के नियम क्या हैं, ये सब हम समझेंगे। साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाशिक तंतु, लेंस और मानव नेत्र, क्योंकि ये भी अपवर्तन से ही जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें भी हम अपने आज के ही सेशन में कवर करेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि आखिर अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए इस डायग्राम को और मुझे बताइए इससे आप क्या समझ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पर हवा में क्या हो रही है, एक किरण जो है आपतित हो रही है और ये किरण क्या हो रही है, एक दूसरे माध्यम में जा रही है जो हवा की तरह क्या है, पारदर्शी है। इसको हम कांच कह सकते हैं। अब जैसे ये इस माध्यम में जारी है तो इसकी क्या हो रहा है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिशा के साथ साथ इसकी जो रफ्तार है, चाल है, उसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर चाल क्या हो गई है, कम हो गई है और यहाँ पर दोनों जगह क्या हो गई है, तेज हो गई है। और जैसे ही ये इस माध्यम से बाहर आ रही है पुनः इसकी दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो यही क्या होता है, अपवर्तन होता है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उस समय उसमें क्या होता है, उसके पथ और उसकी चाल दोनों में परिवर्तन हो जाता है। इस विचलन को, इस डिफ्लेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पर अभी भी मैं समझता हूं आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर ये अपवर्तन कैसे होता है, क्यों होता है। तो देखिए इस बात को हम एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मुझे बताइए, कार जो है रोड पर अगर चलेगी तो अच्छी तेजी से दौड़ेगी, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। लेकिन यही कार जो है, मान लीजिए रोड पर चलते चलते कहाँ प्रवेश कर जाए, सैंड में, मिट्टी में प्रवेश कर जाए, तब क्या होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे इस कार की रफ्तार में थोड़ी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये कमी क्यों आ रही है? क्योंकि सैंड जो माध्यम है वो क्या कर रहा है, अवरोध की तरह काम कर रहा है। उसी तरह से मान लीजिए ये कार ऐसी सीधी नहीं आई, ये कार कैसी आई, तिरछी आई। ध्यान से सुनिएगा। अब जब कार तिरछी आएगी तो मुझे बताइए इसके दोनों पहियों में से क्या होगा, एक पहिया पहले संपर्क में आएगा मिट्टी के, हाँ या ना? निश्चित तौर पे हाँ। अब ये वाला पहिया पहले संपर्क में आ गया तो मुझे बताइए क्या मिट्टी इसको रोकेगी? निश्चित तौर पे सैंड जो है इसको रोकेगी। पर ये जो दूसरा पहिया है इसका क्या होगा? अब ये तो रोड पर चल रहा है तो क्या इसको सैंड रोक पाएगी? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अभी तक ये सैंड तक पहुंचा ही नहीं है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये थोड़ा सा तेज चलने लग जाएगा और इसके कारण गाड़ी क्या होगी, गाड़ी जो है थोड़ी सी मुड़ जाएगी। अब मुड़ने के बाद क्या होगा, अब जब ये सैंड में दोनों ही पहिए प्रवेश कर गए हैं तो अब मुड़ने के बाद ये इसी दिशा में क्या होगा, कंटिन्यू जो है कार चलती रहेगी। बस ऐसा ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन में भी होता है। पर अब आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन में ऐसा कैसे होता है? तो देखिए जब हम प्रकाश की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक किरण नहीं है, वो कई सारे रंगों से मिलकर बनता है जिन्हें हम विबग्योर कहते हैं, ठीक है। और इनमें से क्या होता है, एक तरफ का रंग पहले संपर्क में आता है और दूसरा रंग जो है बाद में संपर्क में आता है। इसलिए प्रकाश के साथ भी वैसा ही होता है जैसा कार के साथ हुआ है। अगर मैं इसको किताबी भाषा में कहूं
तो होता यह है कि प्रकाश की चाल का क्या होता है, अलग अलग माध्यमों में परिवर्तन होता है, और इस प्रकाश की चाल के परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है। इसको हम किताबी भाषा में ये पढ़ते हैं कि जब प्रकाश जो है क्या होता है, एक विरल माध्यम, विरल यानी कि आप यहां पे कह सकते हो हवा से सघन माध्यम, सघन का मतलब यहां पे आप कह सकते हो पानी या कांच कुछ भी, जब विरल से प्रकाश सघन माध्यम में आता है तो उस समय वो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। सर अभिलंब, तो देखिए जिस बिंदु पर दोनों माध्यमों का संपर्क हो रहा है उस बिंदु पर अगर हम माध्यम से 90 डिग्री पर एक रेखा खींचे तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आप देख सकते हैं विरल से सघन आते वक्त प्रकाश क्या हो रहा है, ये अभिलंब की ओर जो है झुक जा रहा है। इसी के विपरीत ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, प्रकाश इससे बाहर भी निकल रहा है। अब जब बाहर निकल रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो सघन से विरल माध्यम में जा रहा है। तो जब सघन से विरल में जा रहा है यानी पानी से वापस किस में जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो उस समय प्रकाश क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाता है। देखिए यहां अभिलंब से यहां क्या था, पास था, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कम था, और ये वाला आई वाला एंगल यहाँ पे क्या हो गया, वापस से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब ये बातें एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है कि सघन से विरल में क्या होगा, विरल से सघन में क्या होगा। तो आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं करना है, समझ के आपको इसका जवाब जो है देना है। ठीक है, इसके बाद अब मुझे बताइए, अगर प्रकाश जो है वो अभिलंब के साथ कोई एंगल ना बनाए, वो अभिलंब के समांतर ही आ जाए, तो उस समय क्या होगा, उस समय अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, क्या होगा। तो देखिए यहां पर दोनों ही चीजें नहीं होगी। अगर प्रकाश अभिलंब के समानांतर हो रहा है तो जैसे हमने देखा था कार की बस क्या हो गई थी, जो रफ्तार है वो कम हो गई थी, तो इसी तरह से इसकी भी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर आप हमारे पुराने सेशंस देख रहे हैं तो मुझे बताइए क्या आप इस डायग्राम को पहचान पा रहे हैं। अगर हाँ तो अच्छी बात है, और नहीं पहचान पा रहे तो सुनिए, जब हमने तरंग पढ़ा था तब हमने समझा था कि तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस समय क्या होता है, उसकी जो वेवलेंथ है वो बदल जाती है, उसकी चाल जो है बदल जाती है, और यहां पर हम कहेंगे उसकी तीव्रता भी क्या होती है, बदल जाती है, पर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो नहीं बदलती है। तो अब यही बात किस पे भी लागू होती है, प्रकाश पे भी लागू होती है। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। इस तरह की बातें भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती हैं, तो आपको क्लियर रहना चाहिए। इसको समझने के लिए आप हमारा वेव वाला, तरंग वाला सेशन जो है देख सकते हैं। अब प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसके कारण क्या होती है, कई सारी घटनाएं होती है, और इन घटनाओं का क्या करा जाता है, एग्जाम में सीधे सीधे घटना दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि ये घटना किस कारण हो रही है। तो हमारे आज के सेशन में हम समझते हैं कि ये सारी घटनाएं आखिर कैसे अपवर्तन से जुड़ी होती है। तो सबसे पहली घटना की अगर मैं बात करूं, पानी से भरे किसी बर्तन में अगर हम क्या करें, एक सिक्का डाल दें, तो मुझे बताइए वो सिक्का क्या होगा। प्रैक्टिकली मुझे लगता है आप सबने अपने जीवन में ये देखा होगा कि जब हम सिक्के को देखते हैं बर्तन के अंदर तो हमें सिक्का क्या लगता है, थोड़ा सा उठा हुआ लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा है। तो देखिए जो हमने अभी तक समझा है अपवर्तन को, ये उसी के कारण होता है, पर कैसे। तो मुझे बताइए पानी जो है वो कैसा माध्यम होगा, हवा के मुकाबले सघन की विरल। निश्चित तौर पे पानी जो है वो एक सघन माध्यम होगा, और उसी के मुकाबले जो हवा है वो कैसा माध्यम हो जाएगी, विरल माध्यम हो जाएगी। अब जैसा कि अभी हमने समझा है, जब प्रकाश जो है वो कहां से कहां, सघन से विरल जाता है, तो उस समय वो क्या होगा, उस समय वो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा। अब देखिए कोई व्यक्ति अगर खड़ा रहता है बाहर तो वो क्या करता है, वो यहां से देखता है। अब प्रकाश तो क्या हो गया, जैसा हम देख रहे हैं मुड़ गया है, लेकिन जब व्यक्ति देखेगा तो उसे कैसा नजर आएगा, निश्चित तौर पे वो तो सीधा ही देखेगा। तो उसे ऐसा प्रतीत होगा कि सिक्का क्या हो गया है, अपनी तली से उठ गया है। ठीक है, इसी तरह से जल के अंदर अगर हम बात करें मछली की, तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। अब आपने अक्सर देखा होगा पिक्चरों में या फिर कहीं और
कि जब हम मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो अगर हम बहुत ही अच्छे मछुआरे नहीं हैं तो हम नहीं पकड़ पाते हैं। हम जैसे ही उसके ऊपर कांटा मारते हैं वो क्या होती है, गायब हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। देखिए जरा कैसे, जैसे ये क्या है, ये मछली की वास्तविक स्थिति है। अब जैसा कि हमने समझा अभी, सघन से विरल में आते वक्त यानी डेंस से रेयरर मीडियम में आते वक्त प्रकाश क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। पर ये अभिलंब से भले ही दूर हट जाएगा पर व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, वो मछली को अपनी आंख की ही सीध में प्रतीत करेगा देखता हुआ। तो उसके कारण उसे लगेगा कि मछली कहाँ है, यहाँ है, पर असल में मछली कहाँ है, यहाँ है। अब जो मछुआरे होते हैं उन्हें ये बातें पता होती हैं, उन्हें अपवर्तन के बारे में पता है, तो इसलिए वो मछली उन्हें जहां दिखाई देती है उससे थोड़ा पहले की तरफ क्या करते हैं, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जो है कांटा जो है चलाते हैं, जिसके कारण मछली क्या हो जाती है, उनके द्वारा पकड़ ली जाती है। इसी तरह से अपने अगले उदाहरण की हम बात करते हैं छड़ी की। तो द्रव में आपने अक्सर देखा होगा जब हम छड़ी डाल देते हैं या पेंसिल डाल देते हैं तो उस समय क्या होता है, जो पेंसिल है वो कैसी नजर आती है, टूटी हुई नजर आती है। तो ऐसा क्यों, आधी डूबी हुई पेंसिल टूटी क्यों नजर आती है? तो इसकी वजह भी अपवर्तन है। आप देख सकते हैं ये आधी पेंसिल किस में है, ये डेंसर मीडियम में है, सघन माध्यम में है, और बाकी आधी पेंसिल रेयरर मीडियम में है, विरल माध्यम में है। तो जो पेंसिल सघन माध्यम में है, पेंसिल का जो हिस्सा सघन माध्यम में, उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये डूबा हुआ हिस्सा हमें क्या आता है, उठा हुआ नजर आता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है देखने में कि पेंसिल क्या हो गई है, टूट गई है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है रात्रि के समय आकाश में तारे। अब देखिए तारों की अगर मैं बात करूं, आपने अक्सर बुक्स में पढ़ा होगा कि रात में तारे क्या होते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़े से उठे हुए नजर आते हैं, और इसका कारण भी अपवर्तन होता है। पर मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर नहीं हो पाती। तो देखिए बड़ी आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हमारी पृथ्वी का अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है। अब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी के कारण जो चीजें या वायुमंडल की जो परतें पृथ्वी के नजदीक है वो कैसी होंगी, डेंस होंगी, सघन होंगी या विरल होंगी? तो निश्चित तौर पे वो क्या होंगी, डेंस होंगी। और जो वैक्यूम है, निर्वात है, वो कैसा होगा? निश्चित तौर पे जो वैक्यूम है, निर्वात है, वो विरल होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश जो है वो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कहां से कहां आ रहा है, तो प्रकाश जो है विरल माध्यम से किस में आ रहा है, सघन माध्यम में आ रहा है। तो विरल से जब सघन में आएगा तो उस समय क्या होगा, निश्चित तौर पे ये अभिलंब की ओर जो है झुक जाएगा। अब जो व्यक्ति यहां पर खड़ा है वो व्यक्ति जब देखेगा तो उसे कैसा लगेगा, उसे लगेगा कि ये प्रकाश झुका नहीं है, असल में ये क्या है, ये ऊपर से कहीं से आ रहा है। तो हमारे वायुमंडल की जो परतें हैं उनके अपवर्तनांक के परिवर्तन के कारण या उनके सघन होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि तारे जो हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़े से क्या हैं, ऊंचे हैं। सर अपवर्तनांक, तो घबराइए मत, ये भी हम अपने आज के सेशन में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, तारों का टिमटिमाना। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं कि तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है, पर इसका क्या मतलब है सर, ऐसा कैसे? तो देखिए तारों का टिमटिमाना का सबसे पहले आप मतलब समझिए। तारों से जो प्रकाश आता है वो कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना कहते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो वायुमंडल की परतें हैं वो क्या नहीं है, स्थायी नहीं है, इनमें इनकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन जो है होता रहता है। अब इनकी स्थिति में परिवर्तन के कारण जो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेयर्स का, वो भी क्या होता है, बदलता रहता है। अब ये जब अपवर्तनांक बदलता है तो उस समय प्रकाश की जो दिशा रहती है ये भी क्या होती है, बदलती रहती है। सर ये तो ठीक है, पर ये जो स्थिति बदल रही है ये क्यों बदल रही है? क्योंकि हमारे वायुमंडल में क्या होता है, हॉट और कोल्ड एयर जो है चलती हैं, इनके कारण क्या होता है, अपवर्तनांक बदलता है, और ये जो प्रकाश की दिशा है अपवर्तनांक बदलने से बदलती रहती है।
अब जब ये दिशा बदलती है तो जो व्यक्ति पृथ्वी पर खड़ा है कुछ समय के लिए क्या होता है, ये प्रकाश जो है उसकी आंखों तक नहीं आ पाता है, और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि तारे क्या हो रहे हैं, उनका प्रकाश कम हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी तारे क्या हो रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका एक और प्रमुख उदाहरण है सूर्य उदय जो है या सूर्य अस्त जो है। तो सूर्य उदय के कुछ समय पहले से ही हमें सूरज दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक भी दिखाई देता है। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो देखिए इस स्लाइड में मैं कहना चाह रहा हूं कि सूर्य जब यहां होता है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य कहां है, यहां पर है। ठीक है। ये और उसी तरह से ये मैंने बताया सूर्य अस्त का, और इसी तरह से जब सूर्योदय की हम बात करते हैं तो सूर्य कहाँ होता है, यहाँ होता है, पर हमें प्रतीत होता है कि वो कहाँ है, यहाँ है। तो सर ऐसा क्यों? तो ऐसा अपवर्तन के ही कारण होता है। कैसे सर? तो देखिए सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो किससे होकर हम तक पहुंचता है? तो निश्चित तौर पे वो वायुमंडल की परतों से होकर हम तक पहुंचता है। अब जब वायुमंडल की परतों से होकर पहुंचता है वो, तो निश्चित तौर पे हम जानते हैं वायुमंडल की परतें क्या हैं, वो ज़्यादा डेंस हैं, सघन है, और ये बाहर का मीडियम कैसा है, वैक्यूम जो है ये रेयर है, विरल है। अब इसमें आते वक्त क्या होता है, ये जो प्रकाश है ये अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। इस कारण जब सूर्य उगा भी नहीं होता है, जब वो होराइजन के क्षितिज के भी नीचे होता है, तो प्रकाश की किरणों के इस प्रकार मुड़ जाने के कारण जो व्यक्ति यहाँ खड़ा है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये होराइजन के ऊपर से आ रहा है और सूर्य उदय जो है हो चुका है। यानी सूर्य उदय के भी पहले क्या होता है, हमें सूर्य जो है दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो देखिए क्या होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो उस समय भी यही अपवर्तन जो है हो रहा होता है, जिसके कारण सूर्य होराइजन के नीचे जाने के बावजूद यहां पर खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सूर्य कहाँ है, होराइजन के ऊपर है, और सूर्यास्त होने के कुछ समय बाद तक भी जो सूर्य है वो दिखाई देता रहता है। तो इस प्रकार जो है हमने प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, और इसके कारण घटने वाली जो घटनाएं हैं उन्हें अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद हमें समझना है अपवर्तन के नियम, जो कि संख्या में 2 होते हैं। अब इनको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके लिए आपको हमारा पिछला सेशन भी देखना चाहिए, जिसमें हमने परावर्तन को डिटेल में समझा था और परावर्तन के नियमों को समझा था। तो वहां भी हमने 2 नियम समझे थे, और उनमें से जो एक नियम था वही नियम यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये नियम कहता है कि जो आपतित किरण होती है, जो अभिलंब होता है और जो अपवर्तित किरण होती है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। इसको ज़्यादा डिटेल में हम पिछले सेशन में क्लियर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें मेन समझना है वो है दूसरा नियम। दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो जो आपतित किरण होती है और जो अपवर्तित किरण होती है, जैसा कि हमने समझा है ये एंगल बनाती है अभिलंब के साथ। एक को हम थीटा इंसिडेंट और दूसरे को हम थीटा रिफ्रैक्शन कह सकते हैं। तो ये नियम ये कहता है कि अगर इन दोनों एंगल्स का हम क्या करें, साइन आई और साइन आर का क्या करें, रेशो ले ले, अनुपात ले ले, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा। सर कुछ समझ नहीं आया, धैर्य रखिए, 2 मिनट में आपको सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम इसको कह सकते हैं कि ये जो नियतांक है ये क्या है, जो पहला माध्यम है, पहला माध्यम मतलब सर, पहला माध्यम मतलब जो एयर है उसके सापेक्ष क्या है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। सर ये तो पूरा बाउंसर गया जी, 2 मिनट शांति रखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए मुझे बताइए अपवर्तन में होता क्या है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर जो प्रकाश है वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, वो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अब मुझे बताइए जब हम विचलन की बात कर रहे हैं तो ये विचलन जहां पहले प्रकाश था उसी से तुलनात्मक तौर पे होगा ना, बिल्कुल हाँ। तो इसलिए ये क्या होता है, जो पहले वाला माध्यम है उसके सापेक्ष होता है, और विचलन किस में हो रहा है, दूसरे माध्यम में हो रहा है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। सर ये सब तो ठीक है, पर अपवर्तनांक क्या होता है? तो देखिए
असल में जो स्नेल का नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये क्या होता है, साइन थीटा बाय साइन पाई बराबर n2 बाय n1 होता है। यहाँ पर n क्या है, पहले और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक है। सर पर अपवर्तनांक क्या होता है, तो देखिए जैसा कि हमने समझा, जो अपवर्तन है वो मुख्यतः क्यों होता है, निश्चित तौर पे आप ये समझ गए होंगे कि जो प्रकाश की गति है अलग अलग माध्यमों में बदलती है, जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तन जो है होता है। तो अपवर्तनांक की जब हम बात करते हैं तो ये असल में क्या होता है, जो निर्वात है उसमें जो प्रकाश की रफ्तार है और माध्यम में जो प्रकाश की रफ्तार है उसका ये क्या होता है, अनुपात होता है। मतलब प्रकाश की रफ्तार में कितना अंतर आ रहा है, इससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि प्रकाश जो है कितना ज्यादा अपने पथ से विचलित होगा। अब सर लेकिन एक बात बताइए, ये साइन थीटा बाय साइन पाई, थीटा ऊपर का पाई नीचे का, तो फिर ये उल्टा क्यों लिखा है n2 बाय n1। तो देखिए इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब मुझे बताइए n2 जो है वो यहाँ पर क्या है, निश्चित तौर पे वो पानी है, और n1 जो है वो क्या है, तो वो देखिए हवा है। अगर हम n2 की बात करें तो n2 जो है वो क्या हो जाएगा, c अपॉन v। अब 2 क्या है, जैसा कि हमने समझा पानी है, तो c अपॉन v पानी। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, c अपॉन v हवा। अब यहाँ पर c क्या हो जाएंगे मुझे बताइए, निश्चित तौर पे ये आपस में कट जाएंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, v हवा बटा v पानी। अब आप देख सकते हैं हवा क्या था, जैसा कि हमने देखा पहला माध्यम था, और पानी क्या था, दूसरा माध्यम था। तो असल में ये जो साइन थीटा बाय साइन पाई है ये किसके बराबर है, ये इनकी जो रफ्तार है, चाल है, उसके ही अनुपात के बराबर है। ये जो अपवर्तनांक है ये तो हमने सिर्फ किस लिए लिया है, अपनी समझ के लिए लिया है, ताकि हमें इनकी रफ्तार जो है वो तुलना करने के लिए याद ना रखनी पड़े। सर बात तो समझ आ गई, पर अपवर्तनांक को लेने से हमें फायदा क्या हुआ। तो देखिए इस डायग्राम को, अब इस चार्ट को अगर आप देखेंगे, टेबल को आप देखेंगे, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि वैक्यूम में लाइट की रफ्तार क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। और जैसे ही हम अलग अलग माध्यमों में जाते हैं, जैसे एयर, वाटर या फिर अल्कोहल वगैरह, और अंततः डायमंड, तो जो रफ्तार है वो क्या होती जाएगी, प्रकाश की घटती चली जाएगी। अब प्रकाश की रफ्तार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो मुझे बताइए प्रकाश की रफ्तार घटने से क्या होगा, निश्चित तौर पे जो विचलन है, डिफ्लेक्शन है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब हम बुक्स में देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होती है, जो अपवर्तनांक है उसकी क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, जिसमें वैक्यूम में इसको कितना बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। अब ऐसा क्यों, तो देखिए जब हम वैक्यूम को क्या लेते हैं, माध्यम के तौर पे लेते हैं, तो आपने याद कीजिए अभी फॉर्मूला क्या लिखा था, n बराबर c बाय v। तो यहां पर तो क्या हो जाएगा, n बराबर c बाय c, तो c बाय c कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब जो एयर है उसमें मुझे बताइए रफ्तार में कोई खास अंतर आएगा, निश्चित तौर पे नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो इस माध्यम में भी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। हम क्या कर रहे हैं, हम वैक्यूम से यहां पर तुलना कर रहे हैं। पर वहीं अगर हम बात करें किसकी, पानी की, अगर हम वैक्यूम से पानी में आ रहे हैं तब रफ्तार क्या होगी, निश्चित तौर पे रफ्तार जो है कम हो जाएगी। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1.33, मतलब वैक्यूम से अपवर्तनांक कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि अपवर्तनांक से तुलना करना हमारे लिए कैसे आसान हो जाता है। अब ये ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने देखा n बराबर क्या होता है, c बाय v होता है। अब मुझे बताइए यहाँ पे v क्या है, v पानी है। अब रफ्तार जो है प्रकाश की सबसे ज्यादा किस में होती है, निश्चित तौर पे c में होती है, यानी कि वैक्यूम में होती है। तो ये जो रफ्तार है, इससे जब हम पानी में रफ्तार का तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पे ये वैल्यू क्या आएगी, ये 1 से बड़ी आएगी। मतलब निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम ले लीजिए, अपवर्तनांक हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। और इस प्रकार से सबसे कम रफ्तार प्रकाश की किस में होगी, यहाँ पर डायमंड में होगी, और डायमंड में रफ्तार सबसे कम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो अपवर्तनांक है वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा आएगा। सर ये क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण क्या होता है, तो इसको भी हम समझेंगे। अब मुझे लगता है कि अभी तक आपको अपवर्तनांक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पर ये जो हम बात कर रहे हैं n बराबर c बाय v की, ये असल में क्या होता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है।
इसके अलावा आपको बुक्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी केवल अपवर्तनांक लिखा भी दिख जाएगा। अब उसमें अंतर क्या होता है? तो अंतर वहां पे ये होता है कि वहां पर हम जो है ऊपर इधर ये सी नहीं लेते, वैक्यूम नहीं लेते, ऊपर भी हम मीडियम लेते हैं और नीचे भी हम क्या लेते हैं? मीडियम लेते हैं। मतलब जो तुलना वाला पहला माध्यम है वो वैक्यूम नहीं होता है। तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझाया था, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम समझते हैं कि जो प्रकाश रहता है उसमें जैसा कि हम जानते हैं क्या होते हैं, अलग अलग जो है रंग होते हैं। विबग्योर 7 रंगों से प्रकाश मिलकर बना होता है। तो किसी माध्यम की अगर हम बात करें तो उसका जो अपवर्तनांक है इन अलग अलग रंगों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। सर क्या बोल रहे हैं आप? तो देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, तो आप पाएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, जब प्रिज्म में से हम प्रकाश निकाल रहे हैं तो ये 7 रंगों में बढ़ जा रहा है। इन 7 रंगों में अगर हम बात करें तो ये लाल रंग को देखिए, ये अपने पथ से सबसे कम विचलित हुआ है, और ये जो बैंगनी रंग है ये अपने पथ से क्या हो गया? सबसे ज्यादा विचलित हो गया है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इन दोनों के अलग अलग अपवर्तनांक के कारण जो है हो रहा है। अगर हम बैंगनी रंग की बात करें तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। अब चूंकि लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है तो इसके ही कारण इसका विचलन भी क्या होता है? सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है इसलिए इसका विचलन भी क्या होता है? सबसे अधिक होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं ये विचलन जो है किसके कारण होता है? इनकी चालों में, या फिर अब हम कह सकते हैं क्योंकि हम समझ चुके हैं कि तरंग दैर्ध्य जो है उसमें परिवर्तन के कारण जो है होता है। अब इसके बाद हमें समझना है मिराज। मिराज यानी मरीचिका। मुझे लगता है आप सबने रेगिस्तान में देखा होगा कि हमें जो है, जो रेगिस्तान की मिट्टी है उसमें क्या होता है? पेड़ का प्रतिबिंब जो है नजर आता है, जिसके कारण हमें क्या होता है? वहां पर पानी होने का भ्रम होता है। लेकिन मुझे बताइए क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। सर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो देखिए इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण, जिसके बारे में अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि पानी का क्रांतिक कोण क्या है। हमारे पास जो स्लाइड है इसमें सबसे ज्यादा है, और डायमंड का, हीरे का क्रांतिक कोण क्या होता है? सबसे कम होता है। अब सर इसका क्या मतलब है? तो देखिए ये भी हम अभी समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रांतिक कोण की। तो देखिए जैसा कि हमने समझा, जब प्रकाश को हम क्या करते हैं? सघन माध्यम, यहां पर हम मान लेते हैं पानी से, किस में भेजते हैं? विरल माध्यम में भेजते हैं। तो सघन से जब हम विरल माध्यम में किसी चीज को, प्रकाश को भेजते हैं तो उस समय क्या होता है? ये प्रकाश जो है ये अभिलंब से क्या होता है? दूर हटता है। अब मुझे बताइए अगर मैं क्या करूं, ये जो एंगल है इसको बढ़ाऊं तो क्या होगा? निश्चित तौर पे जब मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा तो प्रकाश क्या होगा? ये विरल माध्यम में अभिलंब से क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा दूर जो है हटने लग जाएगा। तो मुझे बताइए अगर मैं इसको बढ़ाता ही जाऊं तो क्या ऐसा समय नहीं आएगा जब कोई एक ऐसा कोण आ जाए जिस पे प्रकाश क्या हो? अभिलंब से इतना दूर हट जाए कि वो क्या हो जाए? 90 डिग्री का एंगल बना ले। किससे? अभिलंब से। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे, क्रिटिकल एंगल जो है कहेंगे। सर ये बात तो ठीक है, पर इसका उपयोग क्या है? तो देखिए ये जो क्रांतिक कोण होता है असल में इसी के कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है होता है। जब हम प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में पहुंचाते हैं और ऐसे समय में जब जो आपतित किरण है उसका जो कोण है वो क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे समय में जो प्रकाश है, ध्यान से देखिए, ऐसे समय में जो प्रकाश है अगर थीटा क्या हो जाए? थीटा जो है वो ग्रेटर हो जाए किससे? थीटा सी यानी क्रांतिक कोण से। तो ऐसे में प्रकाश क्या नहीं होता? ये सघन से विरल माध्यम में नहीं जाता, ये पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाता है? वापस लौट जाता है। मतलब ध्यान से समझिए, यहां पर
जो अपवर्तन है उसकी जगह पर क्या हो गया है, परावर्तन हो गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर अपवर्तन की जगह क्या हो गया है, परावर्तन हो गया है। और क्योंकि ये आंतरिक स्तर पे हुआ है इसलिए हम इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है कहते हैं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस पर अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक बात ये होती है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या होंगी, मतलब ये कब कब हो सकता है। तो देखिए इसकी दो शर्तें हैं। दो शर्तों में अगर मैं बात करूं, मुझे बताइए जो प्रकाश है वो अभिलंब से दूर कब हटेगा, क्योंकि हमें अभिलंब के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा, तभी तो क्या होगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो देखिए जब हम सघन से विरल में जाते हैं तभी क्या होता है, प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हटता है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जा रहा हो। दूसरा, जैसा कि हमने समझा कि ये कब होगा, जब हम जो सघन माध्यम में जो एंगल है उस एंगल को क्या करें, एक निश्चित कोण यानी क्रिटिकल एंगल से क्या करें, बढ़ा दें। जब हम क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल लेंगे तभी क्या होगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो यही इसकी दूसरी कंडीशन जो है हो जाती है। अब आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सब तो ठीक है पर इसका उपयोग क्या है, आखिर आखिर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या काम करता है। तो देखिए इसके उदाहरण है जो आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदाहरण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये फिजिक्स के किस फिनोमेना पर काम करता है। तो देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उचित रीति से जो कटा हीरा होता है उसके अंदर प्रकाश का क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मतलब सर मुझे लगता है आपने सुना होगा हीरे की जो पहचान है वो जौहरी को ही होती है। मतलब जौहरी ही हीरा देख के बता सकता है कि इसको अगर मैं सही से काटूं तो ये कितना चमकेगा। अब ये तो हो गई कहने वाली बातें, पर किताबी तौर पे मैं कहूँ तो जैसा कि हमने समझा है प्रकाश की चाल हीरे में क्या होगी, सबसे कम होगी, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो सबसे, क्रांतिक कोण जो है सबसे कम होगा। पर सर क्रांतिक कोण कम होने का मतलब क्या है। तो देखिए आप सबने देखा होगा कि जो हीरा है वो क्या करता है, अंधेरे में भी चमकता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंधेरे में क्यों चमक रहा है। तो इसकी चमकने की वजह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कैसे, तो देखिए दिन में क्या होता है, हीरे के अंदर जो है प्रकाश जो है अपवर्तन से प्रवेश कर जाता है। अब प्रवेश करने के बाद जब ये हीरे में दूसरी जगह कहीं टकराता है तो उस समय क्या होता है, जैसा कि हमने देखा इसका क्रांतिक कोण क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर ये 24.4 डिग्री से कोई भी बड़े कोण पे टकराता है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है हो जाता है। मतलब ये जो प्रकाश है ये हीरे के बाहर जो है नहीं आ पाता है। ठीक है, उसी तरह से आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर फिर से क्या है, 24.4 डिग्री जो है, इससे अगर हम बात करें तो किसी भी बड़े कोण पर अगर टकरा रहा है तो प्रकाश क्या होगा, वापस से ही अंदर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तित जो है हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रकाश जो है सिर्फ तभी इस हीरे के बाहर निकलेगा जब 24.4 डिग्री के कोण से भी कम पे कोण पे क्या हो, ये यहां पर इंसिडेंट हो। तो अब आप समझ सकते हैं 90 डिग्री जो होते हैं उनमें से 24.4 डिग्री के ऊपर कुछ भी कोण आप ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, अंदरूनी तौर पे ही परावर्तित हो जाएगा। इसलिए दिन में जो हीरा रोशनी इकट्ठी कर लेता है वही रोशनी क्या होती है, रात में हमें हीरे में नजर आती है। मतलब हीरे के अंदर क्या होता है, बार बार जो है प्रकाश टकराता रहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है होता रहता है। अब इसके अलावा मरुभूमि में अगर हम बात करें तो हमने हमेशा देखा होगा, हमने फिल्म्स में भी देखा है, दूसरी जगह भी देखा है कि जो रेगिस्तान होते हैं उनमें जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी का भ्रम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पेड़ है उसका हमें क्या होता है, जो मिट्टी है उसमें प्रतिबिंब नजर आता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वहां पर क्या है, पानी है। पर आखिर ऐसा कैसे होता है, क्योंकि हम किताब में ये पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं आता है। तो देखिए जरा, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो मुझे बताइए जो रेगिस्तान की ज़मीन है
जो मिट्टी है वो भट्टी की तरह तपेगी, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अब जब ये भट्टी की तरह तपेगी तो इसके संपर्क में जो हवा आ रही है, वायु आ रही है, वो भी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अब ये वायु क्या हो गई? बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। अब इसके ऊपर की वायु मुझे बताइए कैसी रहेगी? तो निश्चित तौर पे इसके ऊपर की वायु जो है ठंडी रहेगी। अब ऊपर की वायु ठंडी है, नीचे की गर्म है। मुझे बताइए गर्म और ठंडी वायु में या हवा में कौन ज़्यादा सघन होगा? निश्चित तौर पे जो ठंडी हवा है वो क्या होगी? सघन होगी, डेंस होगी। और जो गर्म हवा है वो क्या होगी? विरल होगी, रेयर होगी। क्योंकि गर्म हवा में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अब ऐसे में जब पेड़ से क्या होगा? प्रकाश निकलेगा। तो मुझे बताइए यहाँ पर सघन और विरल दो माध्यम नजर आ रहे हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ, ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें याद कीजिए। प्रकाश क्या कर रहा हो? सघन से विरल में आ रहा हो। तो निश्चित तौर पे पेड़ जो है वहां से धरती की तरफ जब प्रकाश आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? सघन से विरल आ रहा है। अब जब प्रकाश सघन से विरल आएगा तो मुझे बताइए तब क्या होगा? निश्चित तौर पे हम समझ चुके हैं तब जो प्रकाश है वो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर हट जाएगा। अब प्रकाश अभिलंब से क्या हो गया? दूर हट गया। ये देखिए अभिलंब से प्रकाश दूर हट गया। और इसी तरीके से प्रकाश क्या होगा? अभिलंब से दूर हटता चला जाएगा और प्रकाश क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। अब जब ये व्यक्ति देखेगा पेड़ को तो असल में तो पेड़ कहाँ है? यहाँ ऊपर की तरफ है। पर व्यक्ति जब देखता है तो वह अपनी एक निश्चित सीध में देखता है। तो उसे पेड़ कहाँ नजर आएगा? उसे पेड़ जो है भूमि में नजर आएगा, जिससे उसे वहाँ पानी होने का भ्रम हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं किनकी? बहुत ठंडे देशों की, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है और वहाँ पे बर्फ होती है और बहुत ठंडा पानी होता है। अब मुझे बताइए जो हवा इस ठंडे पानी के और बर्फ के संपर्क में आ रही है वो कैसी हो जाएगी? निश्चित तौर पे ठंडी हो जाएगी। और उसके ऊपर की हवा कैसी होगी? तो वो थोड़ी गर्म होगी। अब ये जो ठंडी हवा है मुझे बताइए ये कौन से माध्यम की तरह काम करेगी? सघन की विरल? निश्चित तौर पे ये सघन माध्यम की तरह काम करेगी। और ये जो गर्म हवा है ये किसकी तरह काम करेगी? विरल माध्यम की तरह काम करेगी। अब जहाज से जो किरण चलेगी प्रकाश की, मुझे बताइए वो कैसा सफर तय कर रही है? निश्चित तौर पे वो सघन से क्या जा रही है? विरल जा रही है। और जब सघन से विरल जाएगी तो वो क्या होगी? अभिलंब से दूर हटती चली जाएगी। और अभिलंब से जब दूर हटती चली जाएगी तो अभी हमने देखा प्रकाश क्या हो जाएगा? इस तरह से कर्व पाथ पे चलने लग जाएगा। और जब प्रकाश जो है वो कर्व पाथ पे चलने लग जाएगा तो जब ये व्यक्ति यहाँ से देखेगा तो जहाज असल में कहाँ है? जहाज जो है यहाँ है। पर जैसा कि हमने समझा वो अपनी एक निश्चित सीध में देखेगा तो उसे जहाज कहाँ दिखाई देगा? उसे जहाज जो है आकाश में उल्टा लटका जो है दिखाई देगा। तो इसे हम लूमिंग भी कहते हैं। और ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही क्या है? उदाहरण है। ठीक है। तो इस तरह से दो मिराज बनते हैं। एक इंफीरियर मिराज होता है और एक सुपीरियर मिराज होता है। एक बहुत गर्म स्थान पे बनता है और दूसरा बहुत ठंडे स्थानों पर बनता है। अब इसके बाद हमें समझना है प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर। ये भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसके सिद्धांत पर ही आधारित है। लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताइए खाना और पानी, इसके अलावा ऐसी क्या चीज़ है जिसके बिना आज आप रह नहीं सकते? निश्चित तौर पे आप में से कई लोग कहेंगे सर इंटरनेट। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंटरनेट जो है आखिर कैसे काम करता है? तो देखिए इसके पीछे की एक वजह है ऑप्टिकल फाइबर का पूरा नेटवर्क। असल में ऑप्टिकल फाइबर की जो केबल्स होती हैं ये केबल्स क्या है? हमारी धरती के नीचे बिछी हुई है। और ज़मीन तो ज़मीन जो हमारे समुद्र हैं उनमें भी ये केबल क्या करी गई है? बिछाई गई है। जिसके कारण इंटरनेट जो है वो पूरे विश्व में क्या है? फैला हुआ है। अगर किसी एरिया में ये केबल नहीं है तो वो एरिया क्या हो जाएगा? उस एरिया जो है इंटरनेट रहित जो है रह जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो देखिए समझते हैं इसको। अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल फाइबर की
तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हमने समझा है उसी के सिद्धांत पर क्या है आधारित एक युक्ति है, जिसमें क्या होता है जो प्रकाश है उसे कर्व्ड पाथ पे चलाया जाता है। मतलब सर देखिए, जैसा कि हम जानते हैं सूरज से जो प्रकाश निकलता है वो कैसे चलता है, वो सीधी रेखा में गमन करता है। अब जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसके आधार पर ऑप्टिकल फाइबर में क्या करा जाता है, जो प्रकाश है उसे मोड़ दिया जाता है। अब इसके साथ ही यहाँ पर प्रमुख बात ये रहती है कि जो प्रकाश होता है उसमें होता क्या है, बिना किसी क्षय के, बिना किसी लॉस के, मतलब सिग्नल को लॉस के बिना, तीव्रता में कोई हानि के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा जो है ट्रांसफर हो जाता है। सर ये तो किताबी भाषा बोल दिया आपने, इसका मतलब क्या है? तो देखिए जैसे मैं अभी कुछ बोल रहा हूं तो ये जो है ये क्या है, मेरी साउंड एनर्जी है। अब इसको क्या करा जाता है, इसको हमारे द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करा जाता है, डिकोड किया जाता है। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको कोड किया जाता है तो कोड करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको हम लाइट में कन्वर्ट करते हैं तो लाइट क्या करती है, बिना सिग्नल का लॉस किए एक लंबी दूरी जो है तय कर लेती है। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? तो देखिए मैं आसान भाषा में आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार किसकी है? निश्चित तौर पे आप सब कहेंगे प्रकाश की, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा जब हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो मुझे बताइए जो वायर होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। और जब वो गर्म हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, सिग्नल लॉस होते हैं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है इसके जरिए क्या करा जाता है, प्रकाश को मोड़कर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है डेटा जो है ट्रांसफर किया जाता है। सर पर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे काम कर रहा है? तो देखिए अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वायर, मतलब जैसे आपने अपने घर पे अगर इंटरनेट लगवाया हो तो इंटरनेट का जो राउटर आता है उसके साथ में एक येलो केबल रहती है। उस येलो केबल को अगर आप तोड़ के देखेंगे, तोड़ेंगे मत इंटरनेट बंद हो जाएगा, तोड़ के अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसके अंदर क्या है, कांच के बहुत लंबे और क्या कहते हैं बहुत पतले पतले, मतलब अब मेरे तो बाल नहीं है पर दाढ़ी के समझिए, जो बहुत लंबे और बहुत पतले क्या होते हैं, रेशे होते हैं। कितने पतले? बाल जितने पतले रेशे होते हैं। और ऐसे हजारों रेशों से मिलकर क्या बनता है, एक ऑप्टिकल फाइबर जो है बनता है। इसमें अगर हम एक रेशे की बात करें तो अब ये रेशा जो है इसके अंदर प्रकाश को कैसे मोड़ा जाता है, तो ये क्या है, ये आपके सामने एक रेशा है। इस रेशे में जो अंदर वाला हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है, क्रोड कहा जाता है। और जो बाहर वाला हिस्सा है, आवरण है, उसे क्या कहा जाता है, क्लैडिंग कहा जाता है। अब जैसा कि हमने समझा है, अगर हम सघन से विरल भेजेंगे तभी क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है होगा। तो इसमें क्या करा जाता है, जो अंदर वाला हिस्सा है क्रोड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है। और जो बाहर वाला हिस्सा है आवरण, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। जिससे क्या होता है, इस वायर के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है होता है, जिससे हम क्या करते हैं, प्रकाश को मोड़ने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्टिकल फाइबर जो है ये काम करती है। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया कि एक फाइबर के अंदर इस तरह के हजारों रेशे हैं, पर सर ये ऊपर का हिस्सा क्या है? तो देखिए जैसा कि मैंने कहा, बाल जितने पतले क्या होते हैं, रेशे होते हैं। अब मुझे बताइए अगर इनको हम हल्का सा भी हाथ लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, हाँ या ना? तो निश्चित तौर पे हाँ। तो उनको टूटने से बचाने के लिए क्या होता है, ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग जो है लगाई जाती है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ होता है, क्योंकि उपयोग से ही काफ़ी सवाल जो है बनते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको भी समझाया, जब मैं बोल रहा हूँ तो ये साउंड एनर्जी है, इसे फिर हम विद्युत संकेत में क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। फिर ये जो विद्युत संकेत होता है इसे प्रकाश संकेत में बदलकर क्या करा जाता है, प्रेषित किया जाता है और अभिग्रहण किया जाता है, मतलब ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। सर कुछ समझ नहीं आया? तो देखिए अगर मैं आजकल की मोबाइल की बात करूं तो मुझे बताइए मोबाइल्स में हम जो बातचीत कर रहे हैं ये कैसा कम्युनिकेशन है, वायर्ड है कि वायरलेस है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर ये वायरलेस है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। असल में जो मोबाइल्स हैं ये वायरलेस नहीं है,
क्योंकि हम मोबाइल्स में अगर हम बात करें तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन के इसलिए नहीं है, क्योंकि मोबाइल से क्या होता है, जब भी हम कॉल करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है निकलती हैं। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो कि हमारे किससे निकल रही है, मोबाइल से निकल रही हैं, ये कहाँ जाती है, हमारे एरिया में एक टावर पे क्या होती है, जाती हैं। और ये टावर जो है, ये टावर किससे जुड़ा होता है, ये टावर जो है केबल के जरिए ही क्या होता है, जो अन्य टावर हैं या फिर जो अन्य दूर की जगह हैं उनसे क्या होता है, जुड़ा होता है। अब ये केबल जो है किसकी बनी होती है, तो दोस्तों ये केबल जो है ऑप्टिकल फाइबर की ही बनी रहती है। मतलब हमारा मोबाइल क्या है, ये भले ही वायरलेस है पर ये जिस नेटवर्क पे काम कर रहा है वो क्या है, वायर्ड है। ठीक है सर, थोड़ा सा और अच्छे समझाइए। तो देखिए होता क्या है, मोबाइल में हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या होती है, एनालॉग होती है। इस एनालॉग इंफॉर्मेशन को नहीं समझता कोई भी कंप्यूटर वगैरह, उसे ये इंफॉर्मेशन किस में चाहिए, डिजिटल रूप में चाहिए। तो उसको क्या करा जाता है, 0101 में कोड करा जाता है। फिर ये डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है ये क्या करी जाती है, जैसा कि मैंने अभी समझाया, ये विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत, कैसे, बंद चालू ऑन ऑफ में क्या करा जाता है, कन्वर्ट करा जाता है। और फिर ये लाइट क्या करी जाती है, ये लाइट जो है केबल्स में एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ट्रांसफर करी जाती है। और फिर वापस से इसको क्या करा जाता है, जो यहाँ कोड किया गया है उसको डिकोड किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे फोन्स हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर पे ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी से जो अब हम कॉल लगाते हैं इंडिया में तो वो कॉल अमेरिका तक पहुंच जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने समझाया समुद्र में क्या बिछी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है बिछी हुई है। तो हमारा जो, जैसा कि हमने समझा, पूरा इंटरनेट है वो किस पे काम कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पर ही काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्टिकल फाइबर्स का जो इस्तेमाल है वो इंटरनेट से पहले किया जाता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं भी करेंगे तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक भाग रहते हैं उनका जो परीक्षण किया जाता है उसमें भी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज होता है। कैसे? मुझे लगता है आप सबने इसका नाम सुना होगा, एंडोस्कोपी, जिसके जरिए हमारे शरीर के अंदर के भाग के क्या करे जाते हैं, दर्शन करे जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा एक ट्यूब जो है वो हमारे शरीर में डाली जाती है, और इस ट्यूब में जो भी दिखाई देता है वो हमें क्या होता है, एक मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है इस ट्यूब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इस ट्यूब में प्रकाश का ही इस्तेमाल किया जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर किया जाता है। तो इस प्रकार से एंडोस्कोपी जो है वो की जाती है। अब आपको पता होना चाहिए कि एंडोस्कोपी अलग अलग तरह की होती है। इसमें पेट या फिर हमारा गला वगैरह अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के क्या होते हैं, उपकरण जो हैं आते हैं। अब मुझे लगता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और इससे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो भी मैंने आपको साथ ही में क्लियर कर दी है, जैसे अपवर्तनांक हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, क्रांतिक कोण हुआ, ऑप्टिकल फाइबर हुए वगैरह। दोस्तों अब हमें समझना है लेंस, क्योंकि लेंस भी अपवर्तन पर ही कार्य करते हैं। लेंस की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, पारदर्शी माध्यम होता है, जिसके दोनों पृष्ठ गोली हो सकते हैं या फिर एक पृष्ठ गोली और एक समतल हो सकता है। अभी जब हम लेंस के प्रकार समझेंगे तब ये बात आपको समझ में आ जाएंगी। अभी के लिए समझिए, लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। इस डायग्राम्स को आप देखकर समझ सकते हैं कि दर्पण की ही तरह कांच के जो गोले होते हैं उसमें से ही क्या करा जाता है, लेंसों को बनाया जाता है। ठीक है, अब लेंस के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो ये जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं डबल कॉन्वेक्स, मतलब दोनों सतह कैसी हैं, कॉन्वेक्स हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी एक सतह कैसी होगी, समतल होगी, और दूसरी जो है कॉन्वेक्स होगी। कन्वर्जिंग मिनिस्कस, यानी एक कॉन्वेक्स होगी एक कॉनकेव होगी। ठीक है, डबल कॉनकेव मतलब दोनों सतह कैसी होंगी, कॉनकेव होंगी। प्लेनो कॉनकेव यानी एक प्लेन होगी और दूसरी कॉनकेव होगी। और डाइवर्जिंग मिनिस्कस यानी कि एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव होगी। अब इनमें आप देख सकते हैं 3 लेंस कन्वर्जिंग है और 3 लेंस डाइवर्जिंग है। तो ऐसा क्यों?
तो देखिए कन्वर्जिंग के मतलब की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है अभिसरण, यानी कि एक जगह इकट्ठा होना, और डाइवर्जिंग का मतलब होता है अपसरण, यानी कि फैलना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर क्या हो रहा है, जो प्रकाश की किरणें कॉन्वेक्स लेंस पे आ रही हैं वो क्या हो रही हैं, एक जगह कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस जो है कहते हैं। इस सेशन में इन 6 में से जो हमारे काम के लेंस हैं वो है डबल कॉनकेव और डबल कॉन्वेक्स, ठीक है। उसी तरह से हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो फैल जाती हैं, उनका क्या होता है, अपसरण होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉनकेव को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, अपसरण करने वाला लेंस जो है कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम दर्पण की बात करें तो देखिए कॉन्वेक्स यानी क्या होता है, जैसा हमने समझा था उठा हुआ, यानी कि उत्तल। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो वो कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग होता है, ध्यान से सुनिए। और वहीं हम किसकी, कॉनकेव लेंस की जगह कॉनकेव मिरर की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, तो वो जो है इनकी तरह डाइवर्जिंग नहीं होता है, कन्वर्जिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। लेंस के प्रकार के बाद, जैसा कि आपने पिछले सेशन परावर्तन में मिरर में दर्पण में देखा कि वस्तु की जब हम स्थिति बदलते हैं तो प्रतिबिंब की जो आकार, स्थिति और प्रकृति होती है उसमें क्या होता है, बदलाव होता है। तो उसी तरह से जब लेंस में भी हम वस्तु की स्थिति बदलते हैं तो क्या होता है, आकार, स्थिति और प्रकृति में प्रतिबिंब की क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसको समझने के लिए आपको नियम पता होने चाहिए। नियम क्या, 3 नियम है। अगर प्रकाश की किरणें किससे होके जा रही, ध्रुव से होके जा रही हैं, तो इनका अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधी निकल जाएंगी। दूसरा, जैसा कि हमने पिछले दर्पण वाले सेशन में समझा है, अगर प्रकाश की किरणें समानांतर आ रही है तो वहां हमने समझा था कि वो टकरा के क्या होती हैं, फोकस पर चली जाती हैं। तो ये भी क्या होंगी, फोकस पर जाएंगी, पर ये परावर्तन नहीं अपवर्तन से जाएगी। और अगर फोकस से होके कोई किरण आ रही है तो वो क्या होगा, वो बाकायदा समानांतर जो है जाने लग जाएगी। परावर्तन से अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं, ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब यहां पर मैं कह ये रहा हूं कि अगर वस्तु की हम स्थिति बदलते हैं, जैसे इन्फिनिटी पर, या उसको 2f पर रख के आगे रखते हैं, या फिर 2f यानी वक्रता त्रिज्या पर रखते हैं। 2f कहाँ है सर, तो ये देखिए ये 2f है, ये वक्रता त्रिज्या है। या फिर हम वक्रता त्रिज्या के उसको आगे रखते हैं, यानी फोकस और 2f जो है उसके बीच में रखते हैं, या फिर फोकस पे रखते हैं या फोकस के आगे रखते हैं। तो वस्तु की स्थिति बदलने से क्या होता है, परिवर्तन होता है, किसमें, उनके प्रतिबिंब में। तो इसको भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने दर्पण में समझा था वैसे ही शॉर्ट ट्रिक बनाकर हम इनको भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए जरा ध्यान से। अब सबसे पहले वस्तु कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। अब इन्फिनिटी पर वस्तु है तो मुझे बताइए उसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो उसकी इमेज जो है फोकस पे बन रही है। अब मान लीजिए वो वस्तु इन्फिनिटी से कहाँ आ गई, इन्फिनिटी से वो वस्तु थोड़ा आगे आ गई, मतलब वो 2f के पहले आ गई। अब देखिए उसकी इमेज कहाँ बन रही है, तो उसकी इमेज जो है फोकस से आगे लेकिन 2f के पहले बन रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, उसकी इमेज। अब मान लीजिए वस्तु कहाँ है, 2f पर है, तो उसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, देखिए 2f पे बन रही है। वस्तु और आगे बढ़ गई तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़ रहा है उसकी इमेज भी क्या हो रही है, लेंस के पीछे की तरफ जो है बाकायदा आगे बढ़ती जा रही है। तो वस्तु 2f और f के अगर बीच में आ गई तो इमेज क्या हो जाएगी, 2f के आगे निकल जाएगी। और वस्तु अगर फोकस पे आ गई तो इमेज क्या होगी, बाकायदा इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे लेंस के पीछे इमेज क्या होती है, वो भी आगे बढ़ती जाती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, आप इस डायग्राम में देखिए जरा, वस्तु जैसे जैसे अनंत से फोकस पर आती जाती है उसकी इमेज जो है फोकस पर दूसरी ओर क्या होती है, फोकस से अनंत की तरफ जाती है। वस्तु अनंत से फोकस, इमेज फोकस से अनंत। तो बड़े आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम आकार की बात करें इमेज की, तो आप देख सकते हैं आकार यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा है,
और वहीं हम इस पांचवें केस में बात करें तो आकार बहुत बड़ा है। तो वस्तु का आकार क्या होता है, पहले से पांचवें केस में लगातार जो है बढ़ता चला जाता है। ये देखिए आप, वस्तु का आकार लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब ये सारी इमेज जो बन रही है, मुझे बताइए ये इमेज कैसी होंगी, ये वर्चुअल होंगी या फिर रियल होंगी। तो अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, हमने जब मिरर पढ़ा था तो उस समय हमने क्या बात करी थी कि जो मिरर के पीछे होती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है। पर लेंस में इसका उल्टा है। लेंस में क्या होगा, जो इमेज यहाँ बनेगी वो क्या होगी, वो रियल होगी, और जो इमेज यहाँ बनेगी वो क्या होगी, वर्चुअल होंगी। हमारे पिछले परावर्तन के सेशन में हमने जो इमेज है, प्रतिबिंब है, रियल और वर्चुअल दोनों को बहुत डिटेल में समझा है। तो प्रतिबिंब समझने के लिए आप वो सेशन जो है ज़रूर देखें। अब हम छठवें केस की बात करें तो देखिए छठवें केस में क्या हो रहा है, वस्तु जो है फोकस के भी आगे है। तो आप देख सकते हैं उसकी इमेज क्या बन रही है, पीछे की तरफ बन रही है। तो मुझे बताइए ये इमेज क्या होगी। तो निश्चित तौर पे ये इमेज जो है वर्चुअल होगी, और वर्चुअल होने के कारण, आभासी होने के कारण ये इमेज क्या है, सीधी है। हमने पिछले सेशन में ये याद करा था कि वास्तविक इमेज जो है वो हमेशा उल्टी होती है, और जो आभासी इमेज होती है वो हमेशा सीधी होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये टेबल में भी, सीधी और आभासी वस्तु से क्या है, बड़ी है, और वस्तु के क्या बनी है, पीछे बनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें, आप यहां देख सकते हैं ये हमने जो अभी समझा वो हमने किसका समझा है, कॉन्वेक्स लेंस का समझा है। इसी तरह से हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो जैसा हमने लास्ट सेशन में देखा था कि क्या होता है, एक 6 केस बनते हैं एक में, और दूसरे में 2 ही केस बनते हैं। वैसा जैसा हमने दर्पण में देखा था वैसा ही यहाँ पे भी होगा। अवतल लेंस में कितने केस बनेंगे, मात्र 2 केस बनेंगे। एक जब इन्फिनिटी से आ रही हैं तो क्या होगा, उनका अपसरण हो जाएगा, इस कारण वो कहीं मिल नहीं पाएंगी, तो वो क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी। जब मिलती हुई प्रतीत होंगी तो ये इमेज क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब ये तो इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी के आगे आप कहीं भी रख देंगे तो क्या होगा, जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, और आप देख सकते हैं वस्तु से क्या बन रही है, यहाँ पर इमेज छोटी बन रही है। मतलब आपको ये समझना है कि अवतल लेंस में इमेज जो है वो छोटी बनती है, और वहाँ दूसरी जगह वहाँ हम देख रहे हैं कि वर्चुअल वाली इमेज क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को समझ के याद रख सकते हैं। पर जो मेन क्वेश्चन लेंस से आते हैं वो इनके उपयोग पर आते हैं, कि जैसे इनका उपयोग कहाँ होता है। तो प्रकाशिक यंत्रों के उपयोग की अगर हम बात करें तो दूरबीन, माइक्रोस्कोप वगैरह में इनका उपयोग होता है। अब मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला उत्तल लेंस का है और कौन सा वाला अवतल लेंस का है। तो बड़े आसान तरीके से समझते हैं। मुझे बताइए मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। निश्चित तौर पे जब हम किसी छोटी चीज़ को बड़े रूप में देखना चाहते हैं तो उस समय जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं कह सकता हूँ कि किसी चीज़ पर जब हम फोकस करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल जो है करते हैं। तो मुझे बताइए क्या ये वो छोटा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, निश्चित तौर पे ये वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। उसी तरह से माइक्रोस्कोप में भी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जब हम किसी बैक्टीरिया, वायरस वगैरह पे फोकस करना चाहते हैं तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो है करते हैं। अब मुझे बताइए फोकस करने के लिए निश्चित तौर पे किसका इस्तेमाल होगा, उत्तल लेंस का ही तो इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोजेक्टर की। मुझे बताइए प्रोजेक्टर में प्रकाश को क्या करा जाता है, निश्चित तौर पे प्रोजेक्टर में प्रकाश को फैलाया जाता है। टॉर्च में भी क्या करा जाता है, टॉर्च में प्रकाश को फैलाया जाता है। यानी यहाँ पर हम अभिसरण नहीं, उसका उल्टा कर रहे हैं, अपसरण कर रहे हैं, फैला रहे हैं। अब मुझे बताइए फैलाने का काम किस में होता है, फैलाने का काम निश्चित तौर पे अवतल लेंस में होता है। मतलब यहाँ हम एक नहीं कई सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, ये क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों पर फोकस करने का काम करते हैं। जो बहुत सारी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, एक छोटे से बाइनोकुलर या टेलीस्कोप में देखने का काम जो है करते हैं। तो इस तरीके से आप अवतल लेंस में कौन से उदाहरण आएंगे और उत्तल में कौन से उदाहरण आएंगे याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा दृष्टि दोषों के जो निवारण होते हैं उनके लिए भी क्या करा जाता है, लेंसों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हम अपने आज के सेशन में समझेंगे। पर उसके पहले हमें समझना है गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब ये क्या होती हैं, तो देखिए हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी डिटेल में समझी है।
अब हमारा ये सेशन ऑलरेडी 1 घंटे से बड़ा हो रहा है, तो इसलिए गोली लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी में डिटेल में नहीं समझाऊंगा, पर आप पिछला सेशन देखें, उसमें ये चीज़ें बहुत डिटेल में समझाई गई है और यहाँ से क्वेश्चन भी कम आते हैं, इसलिए भी मैं आपको ये डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा है कार्टेशियन सिस्टम में इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, उसी के आधार पे हम लेंस में भी क्या करते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव, हाइट नीचे की तरफ नेगेटिव। अब इसमें हम जानते ही हैं u क्या होता है, u जो है ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसे हम u कहते हैं। v क्या होता है, इमेज की जो दूरी होती है उसे हम v कहते हैं। और मेन जो हमें पता होना चाहिए वो है f, फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होगी और नेगेटिव किसकी होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए कॉन्वेक्स जो रहता है उसकी फोकल लेंथ क्या दी हुई है, पॉजिटिव दी हुई है। ऐसा क्यों, तो देखिए जैसा कि आपने अभी देखा प्रकाश जब पड़ता है किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे, तो हम जानते हैं उसका क्या होता है, वो अपवर्तित होकर फोकस के ऊपर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब मुझे बताइए अगर आप कार्टेशियन में कहाँ चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं, तो क्या होगा, निश्चित तौर पे पॉजिटिव होगा। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वहीं इसके विपरीत जब हम कॉनकेव की बात करते हैं तो वहाँ क्या होता है, अपसरण होता है। अपसरण के कारण ये क्या होता है, ये पीछे की तरफ जो है मिलती हुई प्रतीत होती है। अब मुझे बताइए ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ जो है कार्टेशियन में क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसलिए ये वाली फोकल लेंथ जो है हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और देख सकते हैं आप कॉनकेव की लेंथ क्या होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, अब इसी के ऊपर आधारित क्या होते हैं क्वेश्चंस जो है कई एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के। तब u को क्या लेना है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, u तो हमेशा वैसे नेगेटिव ही लेना है। ठीक है, v को क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, या मैं कुल मिला के कहूँ u v और f में से अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं और आपको उनका साइन कन्वेंशन क्लियर है तो तीसरी वैल्यू आपको निकालने का पूछ सकते हैं। इसके अलावा लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझा है मैग्निफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन, जिसमें हमने देखा है ये हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशो होता है। और हमने ये समझा था कि मैग्निफिकेशन ये क्या है, अगर ये 1 से बड़ा है तो मतलब इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और अगर मैग्निफिकेशन क्या है, 1 से छोटा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो इमेज से बड़ा है। ठीक है, इसको भी हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो मेन हमें इस सेशन में समझना है वो है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो है चश्मे पहनते हैं, जब उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता है तो हम क्या कहते हैं, इसने प्लस पावर का चश्मा पहना है, इसने माइनस पावर का चश्मा पहना है। पर इसका मतलब क्या है, तो देखिए असल में जो लेंस होते हैं ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, जैसा कि हमने समझा कि या तो उनका अभिसरण करते हैं या फिर उनका अपसरण करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, कितना ज़्यादा अभिसरण हो रहा है और कितना ज़्यादा अपसरण हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की पावर कहते हैं। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि प्रकाश को कितना ज़्यादा मोड़ा जा रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा उसमें बेंडिंग की जा रही है, ये क्या है, ये लेंस की पावर है। सर नहीं समझ आया। इसके अलावा आप बुक्स में देखते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है उसके व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, लेंस की जो क्षमता है, पावर है, वो कहते हैं, जिसको हम डायोप्टर से दर्शाते हैं और पावर बराबर 1/f जो है हम पढ़ते हैं। पर मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट्स को इसमें कुछ भी समझ नहीं आता है, तो इसको आइए हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए अब मुझे बताइए अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लूँ तो इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर इस साइड है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ मान लीजिए मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कितनी है, यहाँ पर ये 20 सेंटीमीटर है, इसको मैं कम कर कर कितना कर देता हूँ, 10 सेंटीमीटर जो है कर देता हूँ। अब ये फोकल लेंथ इतनी हो गई, तो मुझे बताइए प्रकाश क्या होगा, उसको ज़्यादा मोड़ दिया जाएगा। अब फोकल लेंथ कम होने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब ये होता है कि लेंस आपने और मोटा कर दिया है। अब प्रकाश अगर ज़्यादा मोड़ा जा रहा है तो मुझे बताइए पावर ज़्यादा लगेगी, हाँ या ना। निश्चित तौर पे अगर आप प्रकाश ज़्यादा मोड़ रहे हो तो पावर भी क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दी गई है तो उस स्थिति में क्या होगा,
उस स्थिति में जो पावर है वो बढ़ जाएगी। 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ के लिए पावर अगर 5 डायोप्टर है तो 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ के लिए यही पावर कितनी हो जाएगी, 10 डायोप्टर जो है हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात है, पावर में हम फोकल लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, इसलिए 20 सेंटीमीटर कैसा लिखा है यहाँ पे, 0.2 मीटर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह से जब हम बात करते हैं किसकी, कॉनकेव की, तो कॉनकेव में क्या करा जाता है, जैसा हम जानते हैं प्रकाश को फैलाया जाता है, तो प्रकाश को कितना फैलाया जा रहा है ये पावर जो है क्या बताती है, कॉनकेव की बताती है। अब कौन बताता है ये, तो ये जो है वही फोकल लेंथ से होता है, पर इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, निश्चित तौर पे इसकी फोकल लेंथ जो है नेगेटिव होगी। ठीक है, पर इसको जो है पावर को जो है वही 5 डायोप्टर कह रहे हैं सर, तो अगर हम 1/f ले रहे हैं तो ये भी 5 डायोप्टर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पर आप ध्यान से देखिए ये पावर क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, और वहीं ये पावर क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो अगर पॉजिटिव पावर आ रही है इसका मतलब क्या है, आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो अपने आंखों के लिए, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे हो, और माइनस पावर आ रही है तो इसका मतलब आप कौन सा लेंस इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कॉनकेव लेंस जो है इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, पर सर कॉनकेव इस्तेमाल कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, तो देखिए जब अभी इसी सेशन में हम ह्यूमन आई समझने वाले हैं और उसका दृष्टि दोष भी समझने वाले हैं, तो जब आप दृष्टि दोष समझोगे तो कॉन्वेक्स इस्तेमाल करने का या कॉनकेव इस्तेमाल करने का क्या मतलब होता है ये भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो देखिए हमारी ये जो आंखें होती हैं जिनसे आप इस समय मुझे देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक फोटोग्राफिक कैमरे के समान है। ठीक है, कैमरे की तरह ये भी क्या करती है, पिक्चर जो है क्लिक करती है, और इस आंख के क्या होते हैं, कई भाग होते हैं जिनमें से प्रमुख भाग जो है निम्नलिखित है। इसमें सबसे पहला है कॉर्निया। तो देखिए कॉर्निया क्या होता है, तो हमारी जो आंखें होती हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक पारदर्शी जो है सतह रहती है, ये पारदर्शी सतह क्या है, यही कॉर्निया है, और जब भी प्रकाश हमारी आंखों में जाता है तो वो इस कॉर्निया से ही होकर जाता है। सर पर इससे सवाल कैसे आएंगे, सवाल ऐसे आएगा जब आप आंखें डोनेट करते हो तो असल में आप क्या डोनेट करते हो, तो आप जो है कॉर्निया ही डोनेट करते हो। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा कि इस तरीके से आंखें जो है वो नहीं मिचकना चाहिए, तो उसकी वजह यह है उसमें आपका क्या खराब हो जाता है, कॉर्निया ही खराब हो जाता है, और ये हमारी आंखों में कचरा जाने से भी क्या करता है, रोकता है। ठीक है, कॉर्निया के बाद दूसरा होता है आइरिस। इससे काफ़ी सवाल जो है पूछे जाते हैं, आपने अक्सर गाने देखे होंगे ब्लू आइज ब्राउन आइज वगैरह, पर मुझे बताइए जो आंखों में बीच का हिस्सा होता है ये तो क्या होता है, हमेशा काला होता है, तो ये ब्लू आइज ब्राउन आइज क्या है, तो असल में ये आंखों के बाहर वाला हिस्सा है, ये पुतली जो है इसके बाहर वाला हिस्सा है, यही क्या होता है, बताता है कि आंख जो है किस रंग की है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आंखों में रंगीन हिस्सा कौन सा होता है, तो वो जवाब है आइरिस। अब इसका काम क्या है, तो मुझे बताइए जब आप प्रकाश से एकदम अंधेरे में जाते हैं तो उस समय क्या कुछ सेकंड के लिए आपको सब दिखना बंद हो जाता है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। या फिर आप अंधेरे से एकदम से तेज प्रकाश में आ जाते हैं तो फिर से आपको कुछ सेकंड के लिए दिखना बंद हो जाता है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो ऐसा मेरे दोस्तों आइरिस के कारण होता है, क्योंकि ये आइरिस क्या करती है, ये हमारी जो पुतली होती है इसको नियंत्रित करती है। जब हम एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमारी आंखों में जाने वाला प्रकाश एकदम से क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो हमारी आंखों में प्रकाश ज़्यादा जाए इसके लिए आइरिस क्या करती है, पुतली को बड़ा करने का काम करती है। इसलिए हमको जब पुतली बड़ी हो जाती है तो थोड़ी देर बाद अच्छे से नज़र आने लग जाता है। वहीं इसके विपरीत जब हम एक अंधेरे कमरे से प्रकाशवान जगह में जाते हैं तो एकदम से बहुत सारा प्रकाश हमारी आंखों में जाने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें जो है दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उस समय ये आइरिस क्या करती है, हमारी पुतली को छोटा करने का काम जो है करती है। मतलब ये आइरिस क्या कर रही है, ये कैमरे के शटर के तौर पे काम कर रही है। आप देख सकते हैं ये आइरिस है जो कि हमारा क्या है, रंगीन हिस्सा है। आइरिस के जस्ट पीछे ये क्या है, ये पुतली है। सबसे आगे का हिस्सा ये जो हमने देखा ये क्या है, ये कॉर्निया है। ठीक है, अब इसके पीछे आप देख सकते हैं क्या है, ये बड़ा सा जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, आई का हमारा लेंस है। और इसको किसने पकड़ रखा है,
इसको सीलियरी मसल्स जो है उन्होंने पकड़ रखा है। और इसमें आप देख सकते हैं ये बाहर की सतह ये क्या है, ये स्क्लेरा है। स्क्लेरा मुझे पता है आपको नहीं देख के क्लियर हो रहा होगा, तो ये देखिए ये जो हिस्सा है जो आपको सफेद सफेद दिखता है ये क्या है, ये स्क्लेरा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज आपको पता होना चाहिए, जो पीछे का हिस्सा है ये क्या है, रेटिना है, ठीक है, दृष्टि पटल भी कहते हैं हम इसको। अब सबसे पहले हम बात करते हैं आई लेंस की। तो देखिए हमारी आंखों में भी क्या होता है, लेंस होता है। अब एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि आंखों में कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। पर मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स याद नहीं कर पाते हैं कि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो देखिए जो कुछ भी आप देख रहे हैं मुझे बताइए, आप उसकी इमेज जो है वो एक जगह देखना चाहेंगे, हाँ या ना? तो इमेज अगर आपको एक जगह देखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। तो ये आई लेंस क्या करता है, चीज़ों को फोकस करता है। तो इसलिए हमारी आंखों में क्या इस्तेमाल होता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.44 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें समझना है पक्षमाभिकी पेशियां यानी सिलियरी मसल्स। अब ये क्या होती हैं, तो देखिए ज़रा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सिलियरी मसल्स ने क्या करा है, हमारे आई लेंस को पकड़ा है। अब अभी तक आप ये समझ चुके हैं कि जब हम क्या करते हैं, अंधेरे से प्रकाश में, प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं, तो हमारी पुतली छोटी बड़ी होती है, जिससे हमारी आंखों में आने वाला और बाहर जाने वाला सब प्रकाश क्या होता है, नियंत्रित होता है, ठीक है। उसी तरह से एक बात समझिए, हमें क्या करना होता है, अलग अलग तरह की वस्तुएं देखनी होती है। कुछ वस्तुएं हमसे बहुत दूर रहती हैं और कुछ हमारी आंखों के बहुत पास रहती हैं। अब जब हम अलग अलग दूरी की वस्तुएं देख रहे हैं तो मुझे बताइए उनका हमें जब अभिसरण करना है तो वो भी थोड़ा अलग अलग होगा कि नहीं। कोई वस्तु इन्फिनिटी से आएगी और कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आएगी, तो दोनों का जब हम अभिसरण करेंगे तो उसमें कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे दोनों के अभिसरण में क्या होगा, अंतर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फोकस को परिवर्तित करना पड़ेगा। तो हमारी जो आई की फोकल लेंथ होती है, आई लेंस की, वो फोकल लेंथ जो फोकस होता है उसमें परिवर्तन कौन लाती है, ये सीलियरी मसल्स लाती हैं, जिसके कारण हम दूर का पास का दोनों का अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है। इसके बाद दृष्टि पटल। अब एक चीज समझिए, अगर लेंस है और लेंस फोकस कर रहा है तो लेंस फोकस कहाँ करेगा, किसी एक निश्चित जगह पे करेगा ना। जैसे आपको मान लीजिए बल्ब देखना है और उसको ये लेंस क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, तो किसी पॉइंट पे करेगा। तो ये जिस पॉइंट पे फोकस करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। अब ध्यान से देखिए ये वस्तु की इमेज कैसी बन रही है। ये वस्तु है आपके सामने सीधा बल्ब, अब इसकी इमेज कैसी बन रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी इमेज आपको उल्टी नजर आएगी। अब मुझे बताइए लेंस के क्या हो रही है, पीछे की तरफ इमेज बन रही है, तो ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी। तो अभी हमने समझा लेंस के पीछे की इमेज क्या होगी, रियल होगी। अब अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आंखों में वो कौन सा हिस्सा है जो फिल्म की तरह काम करता है, ठीक है, कैमरे की फिल्म की तरह। तो उसका जवाब रहता है रेटिना। तो आप ये देख सकते हैं कैमरे से भी जब हम फोटो क्लिक करते हैं तो उसकी इमेज जो है किस पे बनती है, कैमरे की फिल्म पे बनती है, जैसे हमारी आंखों की रेटिना पर जो है बनती है। तो इसलिए इसका जवाब क्या होता है, रेटिना जो है होता है, ठीक है। अब आप एक चीज पूछेंगे कि सर अगर इमेज जो है उल्टी बन रही है तो हमें आप अभी सीधे कैसे नजर आ रहे हैं। तो देखिए जो हमारा मस्तिष्क है वो क्या करता है, जो इमेज उल्टी बन रही है हमारे रेटिना पर उसको सीधा करने का काम जो है, मतलब उसको सीधे दिखाने का हमें जो है कार्य जो है करता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें समझना है पावर ऑफ अकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता। अब देखिए मुझे बताइए अगर कोई वस्तु आपके इतने पास रखी है, इतने पास, ये देखिए ज़रा, तो क्या आपको वो ढंग से नज़र आएगी, निश्चित तौर पे आपको धुंधला नज़र आएगा। तो इसकी वजह है, इसकी वजह यह है कि आप निकटतम कितने वस्तु को देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को देख सकते हैं जो कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं दूर तक देखने की तो आप कहां तक देख पाएंगे, निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर जहां तक रोड नजर आ रहा है वहां तक देख पाएंगे। तो ये जो है क्षमता है जिसके तहत हम इन्फिनिटी से कहां तक 25 सेंटीमीटर अपनी आंखों से दूरी तक पे स्थित वस्तुओं को देख सकते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए पावर ऑफ अकोमोडेशन कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी यानी अनंत। अब इसके बाद हमें आज के लेक्चर में आखिरी चीज समझना है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष की अगर मैं बात करूं तो यूं तो बहुत सारे होते हैं, पर जो प्रमुख तौर पे हमें पता होना चाहिए वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिनको हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। अब ये दोष क्यों होते हैं, तो देखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ हमारी जो समंजन क्षमता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इसके कारण हमें क्या होता है, स्पष्ट दिखना बंद हो जाता है, और इसी के कारण हमें क्या होते हैं, दृष्टि दोष जो है होते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो मुझे लगता है आप सब जानते हैं, हम चश्मा लगा लेते हैं। अब दृष्टि दोष कितने होते हैं, तो ये मुख्यतः दो होती हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, और दूसरा दूर दृष्टि दोष, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। अब आइए इनको भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं निकट दृष्टि दोष की, तो भले ही लिखा है इसका नाम निकट दृष्टि दोष, पर असल में इसमें क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें स्पष्ट नजर नहीं आती है। मतलब सर मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है, तो जैसा कि हम जानते हैं उसका प्रतिबिंब जो है, उसकी इमेज जो है कहाँ बननी चाहिए, रेटिना पर बननी चाहिए। तो ये इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना के पहले ही बन जाती है, जिसके कारण दूर की वस्तुएं हमें धुंधली नजर आती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति का दूर बिंदु है वो क्या हो जाता है, निकट आ जाता है, और इन्फिनिटी की जगह उसके पहले वाले जो बिंदु होते हैं उनकी इमेज कहाँ होती है, रेटिना पर बनती है। पर सर ऐसा होता ही क्यों है, तो देखिए इसके भी कारण है। कारण की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। निश्चित तौर पे आप कहेंगे जो फोकस इतना होना चाहिए था वो फोकस क्या हो गया है, इतना रह गया है। मतलब अगर आप इमेज से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है, और लाइट जो है वो जितनी बेंड की जानी चाहिए थी उससे ज़्यादा बेंड हो गई है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कह सकते हैं, मान लीजिए जो फोकल लेंथ है वो तो जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो, पर लेंस और रेटिना के बीच की दूरी ही क्या हो जाए, बढ़ जाए, तब भी इमेज क्या होगी, जो रेटिना है उसके पहले बन जाएगी। सर लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ना मतलब जो आईबॉल है उसका साइज ही क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। सर इनका निवारण क्या होगा, तो देखिए निवारण के तौर पे जैसा कि हम जानते हैं हम चश्मे पहनते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट जो है उसको ज़्यादा बेंड कर दिया गया है, उसको ज़्यादा अभिसरित कर दिया गया है, उसका ज़्यादा अभिसरण कर दिया गया है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। अब मुझे बताइए फैलाने का काम कौन करता है, निश्चित तौर पे कॉनकेव लेंस जो है करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होगा। इसके बाद दूसरा है दूरदृष्टि दोष। अब जैसा कि इसका नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष, पर इसमें क्या होगा, हम जो पास की वस्तुएं हैं उनको अच्छे से नहीं देख पाएंगे, यानी जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और 25 सेंटीमीटर से पे अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान दीजिए यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेटिना के पीछे बनेगा। और अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से थोड़ी और दूरी पे रखी है तो उसकी इमेज क्या होगी, एग्जैक्ट रेटिना पे बनेगी। अब यहाँ पे हमने जो अभी निकट दृष्टि दोष में समझा था, ये उसका एग्जैक्ट क्या है, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि लाइट ज्यादा बेंड कर दी गई है, और यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया है, लाइट जो है जितनी बेंड होनी चाहिए उतनी बेंड नहीं हो रही है। अब इसके कारण क्या है, तो इसके कारण भी जो हमने पहले समझा उसके उल्टे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ क्या हो गई है, वहां पर फोकल लेंथ कम हो गई थी, पर यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गई है, बढ़ गई है। उसी के विपरीत हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है वो क्या हो गई है, वो अगर हम बात करें कम हो गई है, यानी कि जो आईबॉल है वो क्या हो गया है, यहाँ पर छोटा हो गया है, ठीक है। ऐसा भी कारण हो सकता है। इसके अलावा इसके निवारण क्या होंगे, तो जैसा कि हमने पहले समझा, वहां पर क्या कर रहे थे,
वहां पर जो है हम जो है अभिसरण जो है उसको रोक रहे थे। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम अभिसरण जो है करवाएंगे। अब अभिसरण कौन करवाता है, तो निश्चित तौर पे जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो अभिसरण करवाते हैं। तो इसलिए निवारण के तौर पे यहां कौन इस्तेमाल होगा, तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस जो है इस्तेमाल होंगे। अब मुझे लगता है कि अपवर्तन जो है वो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर जो है हो गया होगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो कल्याणी आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके बाद वाला हमारा प्रकाश का तीसरा और अंतिम सेशन जरूर देखें जिसमें हम विक्षेपण को डील करेंगे। थैंक यू वेरी मच।